साख नियंत्रण। साख नियंत्रण का तात्पर्य होता है जब सरकार या आरबीआई, सरकार कहते हैं आरबीआई, अपनी मौद्रिक नीतियों के जरिए मौद्रिक नीतियों के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या कमी, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या कमी लाती है, तो इसे हम लोग साख नियंत्रण के रूप में जानते हैं। तो सरकार या आरबीआई जिसको हम कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या कमी को निर्धारित करती है, तो इसे हम लोग क्रेडिट कंट्रोल करते हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने जो क्लास की थी उसमें देखे थे कि प्रोफेसर फिशर की थ्योरी बहुत काम कर रही थी। प्रोफेसर फिशर ने कहा था कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो उसी अनुपात में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य भी बढ़ता है। अर्थात वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ना क्या है? इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन जो है वो रीजन किसका है? मुद्रा की पूर्ति का। ये मुद्रा की पूर्ति के कारण अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और मुद्रा की पूर्ति में कमी के कारण इन्फ्लेशन जो होता है हमारा कंट्रोल हो जाता है। तो इस प्रकार जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा की मूल पूर्ति की मात्रा को कंट्रोल करती है तो ऑटोमेटिक है कि अर्थव्यवस्था में मूल्य कंट्रोल हो जाता है। तो इसीलिए मौद्रिक नीति के जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा की पूर्ति में क्या करती है? कंट्रोल करती है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में साख का मतलब होता है मुद्रा का प्रवाह। साख का तात्पर्य है मुद्रा का प्रवाह। मुद्रा का प्रवाह उसी आधार पर निर्धारित होता है। ठीक है, तो यानी साख या मुद्रा का प्रवाह उसी आधार पर निर्धारित होता है। तो इस प्रकार क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत आरबीआई ने फिशर के थ्योरम को एक्सेप्ट किया और उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में यदि मूल्य का निर्धारण करना है तो इस मूल्य के निर्धारण के लिए हमें मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करना होगा, कंट्रोल करना होगा, नियंत्रित करना होगा, तभी अर्थव्यवस्था में मूल्य जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि मूल्य बढ़ने से एक तरफ तो कंज्यूमर को लॉस होता है, वहीं दूसरी तरफ प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होता है। तो प्रोड्यूसर अपनी एक्टिविटी को इनहेंस करता बढ़ाता है, लेकिन कंज्यूमर की रियल इनकम कम हो जाती है, तो जिसके परिणाम स्वरूप उसके सेटिस्फेक्शन लेवल को कमी आती है। तो इस प्रकार हमको एक ऐसा मूल्य लेकर के चलना अर्थव्यवस्था में जो प्रोड्यूसर को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करे, साथ ही कंज्यूमर को उपभोग से हतोत्साहित होने से रोके। अर्थात एक ऐसा मूल्य लेकर के चलना है अर्थव्यवस्था में, इसी को इक्विलिब्रियम, एक प्रकार का जनरल इक्विलिब्रियम हमको मेंटेन करना है, किसका? मूल्य का, मुद्रा की मात्रा के द्वारा, मौद्रिक नीतियों के द्वारा, ताकि उपभोक्ता बहुत अधिक मात्रा में उपभोग को कम ना होने पाए उपभोक्ता का, साथ ही साथ प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट भी मेंटेन रहे। इसको कहते हैं एक संतुलित मौद्रिक नीति। संतुलित मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में उस मूल्य स्तर को बनाए रखती है जिसमें एक उपभोक्ता का उपभोग बहुत कम नहीं होता, साथ ही साथ उपभोक्ता का, उत्पादक का जो होता है निवेश भी कंटिन्यू गति से बढ़ता चला जाता है। तो इसे हम लोग क्रेडिट कंट्रोल की संज्ञा देते हैं। तो क्रेडिट कंट्रोल एक प्रकार का, इस प्रकार का मूल्य निर्धारित करना या मॉडरेट मूल्य निर्धारित करना जिसमें अर्थव्यवस्था के दोनों अंग, उपभोक्ता तथा उत्पादक, अपनी क्रियाओं को संपन्न करते रहें, तो इसे हम लोग मौद्रिक नीतियों के अंतर्गत कंट्रोल करते हैं। यही आपका साख नियंत्रण है। तो साख नियंत्रण जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को हम लोग नियंत्रित करते हैं, मुद्रा की चलन गति को नियंत्रित करते हैं, तो उसे हम साख नियंत्रण के नाम से जानते हैं। तो मुद्रा की चलन गति को निर्धारित करना या नियंत्रित करना आपका साख नियंत्रण कहलाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि जो हमारे पास मुद्रा की चलन गति है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो प्रकार से निर्धारित करती है। पहले को उन्होंने नाम रखा परिमाणात्मक साख नियंत्रण। परिमाणात्मक साख नियंत्रण वो साख नियंत्रण होता है जब डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से हम
तो जो हम अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में कमी या वृद्धि कर देते हैं, यानी मुद्रा की मात्रा में कमी या वृद्धि, मुद्रा की मात्रा में कमी या वृद्धि कर देते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो इसे हम लोग परिमाणात्मक साख नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका होता है डायरेक्ट मुद्रा की पूर्ति। फिशर का सिद्धांत है मुद्रा की मात्रा बढ़ाना या मुद्रा की मात्रा घटाना। डायरेक्ट जब एक्शन आरबीआई इस पर लेता है तो इस प्रकार के साख नियंत्रण को हम लोग परिमाणात्मक साख नियंत्रण की संज्ञा देंगे, आप याद रखिएगा, जिसके अंतर्गत आरबीआई 3 कार्यक्रम करते हैं। पहला होता है बैंक रेट। बैंक रेट के जरिए, बैंक दर के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को परिवर्तित करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा है खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रिया के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को कम या ज्यादा, यानी इसकी मात्रा को कम या ज्यादा करता है, तो ये खुले बाजार की क्रिया के अंतर्गत। और तीसरा है क्या था, VRR, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, परिवर्तनशील रिजर्व रेशियो। इसके माध्यम से भी मुद्रा की मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो इस प्रकार परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत हम 3 प्रकार के टॉपिक्स पर अध्ययन करेंगे, जो आपका है बैंक रेट, व्हाट इज बैंक रेट, और इसी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे रेपो रेट का और रिवर्स रेपो रेट का भी अध्ययन करेंगे। दूसरा पॉइंट है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत ओपन मार्केट ऑपरेशन इसे कहते हैं। इसके अंतर्गत किस प्रकार से प्रतिभूतियों को क्रय या विक्रय के माध्यम से आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करता है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करता है, उसे हम खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। और तीसरा परिवर्तनशील रिजर्व अनुपात। परिवर्तनशील रिजर्व अनुपात के माध्यम से भी प्रत्यक्ष रूप में आरबीआई क्या करता है, मुद्रा की मात्रा को सर्कुलेशन में अधिक या कम करता है। ये डिपेंड करता है कि अर्थव्यवस्था में कैसी नीति की आवश्यकता है। तो आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं एंड वेरिएबल रिजर्व रेशियो के माध्यम से अर्थव्यवस्था में परिमाणात्मक साख नियंत्रण को जारी रखता है। तो पहला पॉइंट हमने देखा परिमाणात्मक साख नियंत्रण। दूसरा होता है अर्थव्यवस्था में गुणात्मक साख नियंत्रण। गुणात्मक साख नियंत्रण, गुणात्मक साख नियंत्रण एक प्रकार का ऐसा साख नियंत्रण होता है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की मात्रा को प्रभावित नहीं किया जाता, अर्थात आरबीआई डायरेक्ट क्या करता है, मुद्रा की मात्रा को परिवर्तित न करके उसकी दिशा निर्धारित कर देता है। दिशा निर्धारित कर देता है कि आपको केवल इसी मद पे खर्च करना है, ये आपका गुणात्मक साख नियंत्रण होता है। इसके अंतर्गत भी हम लोग साख की राशनिंग, ठीक है, मार्जिन निर्धारण, ठीक है, मार्जिन डिटर्मिनेशन, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई आदि पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत मुद्रा की मात्रा को कम या ज्यादा नहीं किया जाता, बल्कि उसका दिशा निर्धारित कर दिया जाता है। इसे हम लोग गुणात्मक साख नियंत्रण कहते हैं। तो पहला साख नियंत्रण क्या था, परिमाणात्मक। इसके अंतर्गत परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जाता है, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को डायरेक्टली कम या ज्यादा किया जाता है, तो उसे हम लोग परिमाणात्मक विधि कहते हैं। लेकिन जब मुद्रा की मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से हम लोग क्या करते हैं, प्रभावित नहीं कर पाते हैं, उसकी दिशा के लिए आरबीआई डायरेक्शन दे देता है कि इस सेक्टर में आपको खर्च करना है मुद्रा, तो वो गुणात्मक साख नियंत्रण होगा। चलिए एक एग्जांपल मैं अप्लाइड लाइफ से ले रहा हूं कि मान लीजिए माता पिता द्वारा पुत्र को पैसा दिया जाता है, ठीक है, पुत्र को पैसा दिया जाता है और बाद में माता पिता को पता चलता है कि आपका बच्चा गलत मदों पर पैसा खर्च कर रहा है, जिससे उसकी आदतें खराब हो सकती हैं। तो माता पिता पहला तरीका अपना सकते हैं परिमाणात्मक साख नियंत्रण का, परिमाणात्मक नियंत्रण का। इसके अंतर्गत बच्चे को जो मनी दिया जाता है उस मनी को वो ना दे, पॉकेट मनी को कम या ज्यादा कर दे, तो ऑटोमेटिक बच्चा सुधर जाएगा।
तो ये कहलाएगा जब प्रत्यक्ष रूप से हम किसी की मुद्रा को कम या ज्यादा कर देते हैं तो इसे परिमाणात्मक साख नियंत्रण कहेंगे। लेकिन दूसरा तरीका माँ बाप क्या अपनाते हैं, गुणात्मक साख नियंत्रण को अपनाते हैं। गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत ये होता है कि आपको दिशा निर्देश दिया जाता है कि जो पॉकेट मनी आपको दी गई है, इस पॉकेट मनी को आपको कहाँ खर्च करना है। तो उसमें ऑर्डर दे दिया जाता है कि 500 रुपए हमने आपको दिया है, जिसमें से 100 रुपए की आपको बुक्स लाना है, आपको 200 रुपए का इसमें क्या कहते हैं फी जमा करनी है, 100 रुपए को आप 100 रुपए में आप स्टेशनरी खरीद सकते हो। तो इस प्रकार जब साख नियंत्रण में माँ बाप द्वारा निर्देशित कर दिया जाता कि आपको कहाँ पर व्यय करना है, कहाँ पर व्यय करना है, तो इस प्रकार भी उनका बच्चा कंट्रोल में आ जाता है। तो सेम उसी प्रकार आरबीआई भी हमारे साथ करता है कि पहले तो परिमाणात्मक मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करता है डायरेक्टली, और कभी कभी बैंकों को आदेश दे देता है कि आपको लोन या मुद्रा जहां पर आप खर्च कर रहे हो वो एक ऐसे एरिया में कर देते हैं जिस एरिया में कम खर्च होता है। तो इसे हम गुणात्मक साख नियंत्रण की संज्ञा देते हैं, अर्थात इसमें आरबीआई डायरेक्शन दे देता कि आपको लोन कहां पर देना है। तो इस प्रकार का अगर नियंत्रण कहीं पर किया जाता है तो गुणात्मक साख नियंत्रण की हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो अब आपका हो गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मौद्रिक नीति के अंतर्गत दो प्रकार के साख नियंत्रण को अपनाता है। यानी आपका जो साख नियंत्रण होता है वो दो प्रकार का होता है। प्रथम साख नियंत्रण को इन्होंने परिमाणात्मक साख नियंत्रण कहा है। परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत मुद्रा की मात्रा को कम किया जाता है, मुद्रा की मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से चलन से कम या ज्यादा किया जाता है। दूसरा आपका गुणात्मक साख नियंत्रण है, और गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको व्यय की मदें निर्धारित कर देता है, अर्थात मुद्रा की मात्रा तो नहीं आपसे लेता, जैसे माँ बाप अपने बच्चे से पैसा पॉकेट मनी तो वापस नहीं लेते, बल्कि खर्च करने की दिशा निर्धारित कर देते हैं। तो इसे हम लोग गुणात्मक साख नियंत्रण की संज्ञा देते हैं। तो आपको मैं फिर से बता दूं, साख का तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का चलनगत या मुद्रा की उपलब्धता। जब अर्थव्यवस्था में हम मुद्रा की उपलब्धता की बात करते हैं तो ये साख कहलाता है। अर्थव्यवस्था में साख ज्यादा है यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा ज्यादा है। अर्थव्यवस्था में साख कम है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम है। तो इस प्रकार से ये जो साख होती है, एक प्रकार से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की चलन गति यदि ज्यादा है तो हम कहेंगे साख सृजन हो गया, बहुत अधिक साख आरबीआई की फैल गई है। जैसे पेड़ में पत्ते निकल आते तो कहते शाखा ज्यादा हो गई है। तो आप एक ट्री को ले सकते हैं, और ये ट्री में जो होता है अगर इसकी शाखाएं ज्यादा हो गई यानी पत्तियां हो गई, यानी अर्थव्यवस्था में मनी ज्यादा हो गई है। तो क्या करते हैं हम लोग, छटनी करते हैं। ये परिमाणात्मक साख नियंत्रण है। और अगर पेड़ को बांध दिया जाए तो ये गुणात्मक साख नियंत्रण है। तो हमारा दो प्रकार से साख नियंत्रण होता है, और इन दोनों पर हम लोग विस्तृत चर्चा अब करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका आता है क्वांटिटेटिव मेथड, जिसको कहते हैं, दो मेथड्स आपको हमने डिस्कस किया, क्वांटिटेटिव मेथड परिमाणात्मक साख नियंत्रण एंड क्वालिटेटिव मेथड गुणात्मक साख नियंत्रण। तो इस प्रकार हम दो मेथड्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोनों एग्जाम में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं डिस्कशन क्वांटिटेटिव मेथड पर परिमाणात्मक साख नियंत्रण में। और परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत 3 पॉइंट्स आपको बेसिकली एग्जाम में याद रहना है। ये 3 पॉइंट्स ही क्या होते हैं, परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। अन्य कोई मेथड नहीं आता। एग्जाम में पूछा जाता बार बार कि निम्न में से कौन सी विधियां परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं। तो आप परिमाणात्मक साख नियंत्रण की 3 विधियां हैं। पहली आपकी है बैंक रेट, दूसरी ओपन मार्केट ऑपरेशन, और तीसरी वीआरआर वेरिएबल रिजर्व रेशियो। ये 3 मेथड्स आते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं बैंक रेट क्या होता। और बैंक रेट के साथ ही साथ रेपो रेट को भी हम लोग डिस्कस इसी के साथ करेंगे। तो ये साख नियंत्रण की या साख कंट्रोल के टूल्स हैं, ये विधियां हैं जिसके माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था से नकदी की कमी या वृद्धि को संपन्न करता है। दूसरा क्वालिटेटिव मेथड के अंतर्गत जो हम आपका गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत होता है, उसके अंतर्गत इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला है रेगुलेशन ऑफ द मार्जिन रिक्वायरमेंट, अर्थात आरबीआई हर जगह मार्जिन क्लियर करता है कि इतनी मार्जिन, कहां पर कितनी मार्जिन का
यूज किया जाना। तो ये वास्तव में मार्जिन होता है। मार्जिन का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि कोई भी आप पेपर, डिबेंचर पेपर या अदर सिक्योरिटी ले जाइए, तो अगर वो 1 लाख का प्रपत्र है, 1 लाख का प्रपत्र होने के बाद क्या होता है, आरबीआई आदेश देता है कि मात्र आपको 50% का ही इसको लोन देना, अर्थात तो 50% का मार्जिन लेकर के चलता है। आरबीआई ने निर्देशित कर दिया। अगर आरबीआई ने कहा 20% का मार्जिन लेके चलना, तो 80,000 1 लाख के प्रपत्र में क्या दिया, उधार देने लगा। तो मार्जिन जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित होता है। अब बैंक उसी मार्जिन पर लोगों को प्रपत्रों पर लोन प्रोवाइड करते हैं। हम विस्तृत आगे देखते हैं। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट का भी प्रयोग होता है। आपने देखा होगा ईएमआई जो होती है, ईएमआई का जो डिटर्मिनेशन होता है, जो टिकाऊ हुआ उपभोक्ता वस्तुएं होती है, इनके लिए भी सरकार लोन देती है। तो इसमें भी कितना कैश जमा कराती है, ये पॉलिसी आरबीआई निर्धारित करती है कि बैंक से कि आप 80% ही फाइनेंस कर सकते हो, 20% आपको कैश लेना होगा। तो ये कंज्यूमर क्रेडिट कहलाता है कि कंज्यूमर को उपभोक्ता वस्तुएं जो खरीदते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ लोन पे मिल जाएगा, एक भी रुपया नहीं देना, ये आपका कैश बिल्कुल नहीं देना, 100% आपका फाइनेंस हो जाएगा, तो शायद अर्थव्यवस्था में सभी कंज्यूमर उपभोग करने लगेंगे। तो आरबीआई अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार कंज्यूमर क्रेडिट का निर्धारित करते हैं। दूसरा, अगला पॉइंट है राशनिंग ऑफ द क्रेडिट। राशनिंग ऑफ द क्रेडिट के अंतर्गत हर चीज अर्थव्यवस्था में राशनिंग कर दी जाती है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर कभी कभी डायरेक्ट एक्शन आरबीआई ले लेती है कमर्शियल बैंकों के ऊपर, उस पर डिस्कस करेंगे। और हमारे पास मोरल सेक्शन कभी कभी नैतिक दबाव बनाने लगती है, तो नैतिक दबाव पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में आपका डिस्कशन करेंगे पब्लिसिटी। तो ये जो आपके 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पॉइंट है, ये क्वालिटेटिव मेथड के अंतर्गत आते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि क्वांटिटेटिव मेथड के अंतर्गत 3 टूल्स हैं और क्वालिटेटिव मेथड के अंतर्गत 6 टूल्स हैं, जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में सरकार क्रेडिट को नियंत्रित करती है। उनको आइए हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्रमवार। सबसे पहले हम लोग क्वांटिटेटिव परिमाणात्मक साखी नियंत्रण के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है परिमाणात्मक के अंतर्गत, फर्स्ट पॉइंट है, उसको हम देखते हैं बैंक रेट। बैंक रेट वो दर होती है जिस दर पर केंद्रीय बैंक, आपका केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। सीधा आप अगर इसको समझिए कि वो दर जिस दर पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, उस दर को हम लोग क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। बैंक रेट कहते हैं। बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। तो लोन लेने के लिए कुछ ना कुछ प्रतिभूतियां रखेंगे, तो उन प्रतिभूतियों की बिलों की पुनर्कटौती करता है। तो किस रेट पर उन प्रतिभूतियों पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, वो रेट कहलाता है बैंक रेट कहलाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और देखते हैं क्योंकि अभी आपको क्लियर नहीं है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन कौन ले सकता है, मान लीजिए एसबीआई। एसबीआई क्या है, कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है, तो आरबीआई पहले स्टेज पे होता है, दूसरे स्टेज पे एसबीआई होता है, और तीसरे स्टेज पर हम लोग होते हैं, दैट इज कॉल्ड पीपल। ठीक, हम सब भी पर्सन होते हैं पीपल। पीपल डिमांड करता है एसबीआई से कि भैया हमको लोन चाहिए, मैनेजर से कहता है हमको लोन चाहिए। एसबीआई क्या करता, अपनी प्रतिभूतियों को आरबीआई के पास ले जाता और कहता कि इन प्रतिभूतियों के बदले हमें लोन दे दो। तो आरबीआई जिस रेट पर एसबीआई को लोन देता है, वो रेट कहलाएगा बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट कहलाएगा। जिस दर पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है, अर्थात उनके बिलों की पुनर्कटौती करता है, अर्थात एक क्या किया, प्रतिभूतियां दिया, उन प्रतिभूतियों के बदले जितना ऋण दिया, मान लीजिए 1 लाख का रुपए का प्रतिभूति ले गया और आरबीआई ने कहा कि मैं 6% की ब्याज के दर पर मात्र 80,000 रुपए आपको लोन दे पाऊंगा, तो जो 6% होगा वो बैंक रेट। तो एसबीआई आरबीआई से जाकर के जिस दर पर लोन लेता है, वो दर कहलाती है बैंक रेट। जब ये बैंक रेट क्या होती है, ज्यादा होती है, तो आरबीआई से इसने लिया 6% पर ब्याज की दर पर लोन लिया, किसने, एसबीआई ने। तो एसबीआई जब हमको लोन देगा, तो ये तो कंफर्म है कि आपको 6% से ऊपर के रेट पे देगा, क्योंकि बैंक रेट ऊंचा होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा
ज्यादा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 8% ब्याज पर हमको लोन देता है। जब आरबीआई चाहता कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम हो तो वो बैंक रेट क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब बैंक रेट बढ़ाने से 8% कर देगा, तो जो एसबीआई हमको लोन दे रहा है उसकी दर क्या हो जाएगी, 10% हो जाएगी। परिणाम स्वरूप ब्याज की दर जब ज्यादा हो जाएगी तो लोग लोन का अमाउंट क्या करेंगे, कम कर देंगे। जब लोन का अमाउंट कम कर देंगे तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं या मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अर्थव्यवस्था ने क्या किया, आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को कम कर दिया है। यानी अर्थव्यवस्था में कठोर मौद्रिक पॉलिसी लागू की जा रही है, अर्थात आरबीआई ये चाहता है कि अर्थव्यवस्था में ज्यादा मनी सर्कुलेशन में ना रहे, अर्थात वो मूल्य को कंट्रोल करना चाह रहा है आरबीआई बैंक रेट के माध्यम से। क्लियर? तो बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है। अगर बैंक रेट ज्यादा होगा, ठीक है, अगर बैंक रेट ज्यादा होगा तो बैंक रेट ज्यादा होने से अर्थव्यवस्था में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गए, यानी जिस ब्याज पर हमको लोन मिलता, जिसके परिणाम स्वरूप लोनेबल अमाउंट कम हो जाएगा, लोनेबल अमाउंट कम हो जाएगा, लोन कम हो जाएगा, जिससे मनी सर्कुलेशन में कम हो जाएगी और वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य कम हो जाएगा। तो इस प्रकार बैंक रेट अगर बढ़ जाए तो समझ जाना कि सरकार चाहती है कि मुद्रा की पूर्ति कम हो जाए ताकि इससे रिलेटेड प्राइस भी कम रहे। लेकिन अर्थव्यवस्था में कभी कभी मंदी दिखाई पड़ती है, निवेशक निवेश नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि मूल्य कम होता है, मूल्य कम होने से प्राइस कम होता है, प्राइस कम होने से प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होने से इन्वेस्टमेंट कम होता है। तो आरबीआई वहां पर एक नई पॉलिसी अपनाती है और आरबीआई क्या करती है, अपने बैंक रेट को कम कर देती है। बैंक रेट को कम करके 4% कर देती है। जब 4% कर देती है तो एसबीआई ज्यादा से ज्यादा लोन ले आता है आरबीआई से, और लोन लेकर के अपना 5% की ब्याज की दर पर पीपुल्स को, जो सामान्य जनता, उनको लोन बांटने लगती है। तो जब ब्याज की दर कम है, अभी यहाँ पर 10% थी, लेकिन आज ब्याज की दर क्या है, मात्र 5% है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में क्या होता, लोग लोन ज्यादा लेंगे। जब लोन ज्यादा लेंगे तो अर्थात अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। लोन लेकर के क्या करेंगे, खर्च करेंगे। जब खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी यानी मुद्रा का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। और फीसर ने कहा कि जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो मूल्य भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार बैंक रेट प्रभावी होता है। ओके, तो ये बैंक रेट है जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करता है, अर्थात साख नियंत्रित करता है, मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करता है। अब दूसरा पॉइंट है कि बैंक रेट तो आपने क्या किया कि आप समझ में आ गया बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट के बाद एक आपका टर्म आता है रेपो रेट। रेपो रेट भी सेम डिफिनीशन है बैंक रेट की। जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है वो कहलाता है आपका रेपो रेट। लेकिन रेपो रेट अल्पकाल में प्रयोग किया जाता है। अल्पकालीन ब्याज की दरों को, जो जिस रेट पर आरबीआई अल्पकालीन ऋण एसबीआई को प्रदान करता है वो कहलाएगा रेपो रेट। और जिस रेट पर वापस करता है ये प्रतिभूतियां, क्योंकि प्रतिभूतियां लेता है ना, आरबीआई लेता है तब आपको लोन देता है, तो जिस रेट पर वापस करता है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। तो जिस रेट पर प्रतिभूतियों को वापस लेता है आरबीआई उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और रेपो रेट का प्रयोग अल्पकाल में किया जाता है, जबकि बैंक रेट का प्रयोग दीर्घकाल में किया जाता है। दोनों की डिफिनीशन सेम है, केवल टाइम का अंतर है। अब आपको क्लियर हो गया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से बैंक रेट बढ़ने से मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में कम होती है, अर्थात बैंक रेट अगर बढ़ जाता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो आपकी मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य कम होने लगता है। तो जब सरकार का टारगेट ये होता है कि अर्थव्यवस्था में मूल्य बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है तो आरबीआई तुरंत बैंक रेट बढ़ा देती है। बैंक रेट बढ़ाने से एक चक्रीय कार्यक्रम का काम करता है। इस कमर्शियल बैंक अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे, लोन कम हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कमी हो जाएगी और अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य लगातार कम होता चला जाएगा। वहीं जब अर्थव्यवस्था में देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में निवेशक निवेश नहीं कर रहे हैं या निवेश की दर घट गई है तो अर्थव्यवस्था में बैंक रेट क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है। बैंक रेट कम करने से
मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है और मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने के लिए बैंक रेट का प्रयोग किया जाता है या रेपो रेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये बैंक रेट इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत। क्लियर हो गया पॉइंट। दूसरा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत आरबीआई क्या करता है, खुले बाजार में प्रतिभूतियों का या बिलों का क्रय विक्रय करता है खुले बाजार के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आरबीआई क्या करता है, कह रहा कि आइए आप अपने बिलों को हमसे कन्वर्ट करा लीजिए, कितने में, आप 6% की बजाय 8% पे करा लीजिए कन्वर्ट। तो लोग जब अपने बिल को लेकर के आते हैं तो आने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब उनकी प्रतिभूतियां लेते हैं, प्रतिभूतियां जब आरबीआई लेती है तो उसके बदले में क्या देती है, मनी देती है। जब मनी देती है तो अर्थव्यवस्था में जब यानी प्रतिभूतियां स्वीकार करती है ओपन मार्केट से, जब आरबीआई प्रतिभूतियों को स्वीकार करता है तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह, मनी सप्लाई बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब प्रतिभूतियां आरबीआई लेगा तो उसके बदले में मनी देगा, और जब अर्थव्यवस्था में आरबीआई प्रतिभूतियां लौटाता है खुले बाजार कि नहीं अपनी प्रतिभूतियां अब ले जाओ, ठीक है, तो प्रतिभूतियां ले जाओ, तो जब प्रतिभूतियां ले जाने का ऑर्डर डालता तो इन प्रतिभूतियों के बदले जो आपने लोनेबल अमाउंट लिया है उसको वापस करना होगा। उन बिलों को पुनर्कटौती जो आपने की गई उन बिलों को आपको वापस जब करता है तो वास्तव में वो पैसा आपको लौटाना होगा। तो ये प्रतिभूति आपको लेने के लिए जो आपने 1 लाख 2 लाख रुपए लिया है वो वापस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। तो अर्थव्यवस्था में आपने देखा कि जब प्रतिभूतियां क्या करते हैं, प्रतिभूतियां स्वीकार करता है आरबीआई, तो प्रतिभूतियां स्वीकार करने के परिणाम से आरबीआई जब प्रतिभूतियां स्वीकार करता है, खुले बाजार में प्रतिभूतियों को स्वीकार करता है, तो स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। लेकिन जब प्रतिभूतियों को वापस करता है, ठीक है, किनको, जिनसे प्रतिभूतियां लिया वापस करता प्रतिभूतियों को, तो अर्थव्यवस्था से मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट ऑपरेशन में खुले बाजार की क्रिया के अंतर्गत प्रतिभूतियों को आमंत्रित करती है तथा वापस करती है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि मुद्रा की पूर्ति में कमी या वृद्धि दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार जो खुले बाजार की क्रियाएं होती हैं, ये खुले बाजार की क्रियाएं अर्थव्यवस्था में प्रतिभूतियों के क्रय तथा विक्रय से संबंधित है। तो आप एक पॉइंट याद रखिएगा, खुले बाजार की क्रिया के अंतर्गत प्रतिभूतियों को क्रय एवं विक्रय किया जाता है। ओपन मार्केट के अंतर्गत जो हमारे पास सिक्योरिटी पेपर्स होते हैं, उनको अगर आरबीआई क्या करती है, खरीदती है, ठीक है, आरबीआई अगर खरीदेगी तो मुद्रा का पूर्ति क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आरबीआई जब खरीदेगी कोई चीज तो उसके बदले मुद्रा देगी, और फिर से बेचती है, तो फिर से बेचने का तात्पर्य क्या होता है कि आपको क्या कहते हैं, जब बेचती है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। तो क्रय का मतलब मुद्रा के पूर्ति को बढ़ा रहा है अर्थव्यवस्था में, यानी आरबीआई चाहता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़े, और वही विक्रय का तात्पर्य होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाए, अर्थात प्राइस लेवल को डाउन करना चाहेगा। तो इस प्रकार ओपन मार्केट की ऑपरेशन की क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। अब तीसरा हमारे पास होता है वेरिएबल रिजर्व रेशियो, परिवर्तित कोष अनुपात। परिवर्तित कोष अनुपात के अंतर्गत वेरिएबल रिजर्व रेशियो के अंतर्गत इसका प्रयोग प्रोफेसर कीन्स ने 1935 में किया था, ट्रेजरीज ऑफ मनी में, जिसमें फेडरल रिजर्व सिस्टम में, ये उनकी बुक का नाम था ट्रेजरीज ऑफ मनी, और इसमें उन्होंने बताया कि फेडरल रिजर्व सिस्टम में जो अमेरिका में काम करता था, उसमें साख नियंत्रण के लिए उन्होंने वीआरआर का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो कीन्स ने बताया कि अर्थव्यवस्था में जब वेरिएबल रिजर्व रेशियो का मान बढ़ा दिया जाता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। जैसे
आपने देखा होगा CRR वेरिएबल रिजर्व रेशियो के अंतर्गत दो चीजें आती है, पहला आती है कैश रिजर्व रेशियो और दूसरी आती है SLR। ठीक है, तो ये दो चीजें आती हैं। अब CRR क्या है? कैश नकद कोष अनुपात। जब हम अर्थव्यवस्था में बैंक में जाते हैं और SBI में जाते हैं, 1,000 रुपए जमा करते हैं, तो RBI कहती है कि 10% आपको नकद अपने पास सदैव रखना होगा। नकद कोष अनुपात 10% आपको नकद रखना होगा, तो इसका 10% कितना हुआ? 100 रुपीज। तो 100 रुपीज आपको हरदम रखना पड़ेगा। ठीक है, एज अ वेरिएबल रिजर्व रेशियो के रूप में, परिणाम स्वरूप आप क्रेडिट यानी लोन के रूप में रेस्ट ऑफ 900 अमाउंट को दूसरों को लोन के रूप में दे सकते हैं। तो ये आपका हुआ CRR। ठीक है, CRR कैश रिजर्व रेशियो, प्रत्येक कैश डिपॉजिट जो होता है बैंक में, उसका एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित करता है RBI कि इसको आपको अपने बैंक में एज CRR के रूप में रखना होगा, ताकि ग्राहक कभी भी लौट के आए तो आप उसको कुछ मनी दे सके, नहीं तो आप पूरा 1000 को लोन के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को दे देंगे। तो RBI क्या करती है, अगर CRR का मान बढ़ा करके 10 से 20% कर देती है, अगर 20% कर देती है, तो अब लोन देने की क्षमता पहले से कम हो जाती है, क्योंकि 200 रुपए उसको रखना एज ए CRR और उसके पास रेस्ट ऑफ अमाउंट कितना बचता है? 800, और 800 रुपए ही लोन देता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जब RBI CRR का मान बढ़ा देती है कैश रिजर्व रेशियो का, तो अर्थव्यवस्था में कॉमर्शियल बैंकों की लोन देने की क्षमता पहले से कम हो जाती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी। वहीं अगर RBI ने CRR को कम कर दिया, तो CRR को कम करने से कॉमर्शियल बैंकों की लोन देने की क्षमता बढ़ जाती है, तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में ज्यादा लोन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार CRR के माध्यम से अर्थव्यवस्था में लोनों का पुनर्वितरण किया जाता है। लोन के माध्यम से मुद्रा के प्रवाह को अर्थव्यवस्था में बढ़ाया या घटाया जाता है, इसे हम लोग CRR की संज्ञा देते हैं। अब दूसरा हमारे पास पॉइंट है SLR। SLR हमने अभी डिस्कस किया, वेरिएबल रिजर्व रेशियो के अंतर्गत आता है। SLR अर्थव्यवस्था में SLR वो होता है जिसे हम लोग कहते हैं वैधानिक या संवैधानिक तरलता अनुपात, या SLR। और ये दूसरा पॉइंट है CRR के बाद, पहला पॉइंट था आपका CRR, ये दूसरा पॉइंट है SLR। और SLR के अंतर्गत जिसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो संवैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है, और इसके अंतर्गत इसका सबसे ज्यादा प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए इस टूल्स का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया। और इसके अंतर्गत नकद कोष अनुपात और तरल कोष अनुपात के अंतर यह है कि नकद कोष अनुपात केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। ठीक है, नकद कोष अनुपात। और वहीं पर ये जो अनुपात आपका होता है, तरल कोष अनुपात जो होता है, वो आपको, ये जो आपका CRR है, प्रत्येक डिपॉजिट में वो रिजर्व बैंक ऑफ SLR के जो माध्यम से, SLR आपका जो होता है, वो SLR जो होता है, इसको एक मान लीजिए 25% निर्धारित कर दिया कि आपको तरल रूप में मुद्रा अपने पास रखनी पड़ेगी, तो SLR वो मनी होती है जो एक बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, वेरिएबल रिजर्व रेशियो के अंतर्गत दो पार्ट होते हैं। एक होता है CRR। CRR का निर्धारण जो होता है वो क्या करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और SLR का निर्धारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। यदि दोनों का निर्धारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, तो पहला होता है कि आप जितना जमा कर रहे हैं उसका एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। ठीक है, वो सुरक्षित रखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपके बैंक में कोई बात आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो RBI आपको सपोर्ट करता है। तो CRR अगर 10% है और कोई व्यक्ति 1000 रुपए जमा कर रहा